हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं डीयू के एमएससी एंट्रेंस टेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जिनमें से फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्लस मेंडेलिक एसिड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्लस 158 डिग्रीज। व्हाट वुड बी द ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 25% माइनस मेंडेलिक एसिड एंड 75% प्लस मेंडेलिक एसिड। और हमें ये चार ऑप्शंस गिवन है, राइट। तो अब हमारे पास देखो क्या हमें गिवन है। क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास प्लस मेंडेलिक एसिड की जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो गिवन है प्लस 158 डिग्रीज। मींस की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को 158 डिग्रीज राइट में रोटेट करता है। माइनस मेंडेलिक एसिड जो कि इसी का ही एनेंटियोमर है, राइट। जो माइनस मेंडेलिक एसिड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा बाय 158 डिग्रीज, राइट। नेगेटिव साइन जस्ट इंडिकेट्स कि लेफ्ट साइड में रोटेशन हो रही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें 25% तो है माइनस मेंडेलिक एसिड और 75% हमारे पास है प्लस मेंडेलिक एसिड। इस सोल्यूशन की ओवरऑल स्पेसिफिक रोटेशन हमें बतानी है, ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दिस सोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, अब इसका सोल्यूशन देखो। ये तो हो गया कि क्वेश्चन में क्या गिवन है। सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास 25% का मतलब है 25/100 माइनस मेंडेलिक एसिड है जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन है -158 डिग्रीज, प्लस हमारे पास 75% है प्लस मेंडेलिक एसिड जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन है 158 डिग्रीज। तो इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगी ऑब्जर्व्ड स्पेसिफिक रोटेशन, राइट। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 79 डिग्रीज, राइट। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ऑब्वियस भी है क्योंकि हमारे पास ज्यादा जो है वो 75% प्लस मेंडेलिक एसिड है, और प्लस मेंडेलिक एसिड की जो ऑब्जर्व्ड रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन है, वो ज्यादा है, राइट। दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आना था। तो ये दोनों तो हो गए रॉन्ग। जीरो तब आता जब हमारे पास 50-50% होता तो रेसिमिक मिक्सचर बनता और हमारे पास जीरो स्पेसिफिक रोटेशन आती। और प्लस 39.5 भी रॉन्ग है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है प्लस 79 डिग्रीज, राइट। द रीजन बीइंग इज कि हमारे पास जो प्लस मेंडेलिक एसिड है उसकी परसेंटेज सोल्यूशन में ज्यादा है। सो फॉर दिस क्वेश्चन इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Next question again from the same DU MSc entrance exam. How many peaks will be observed in the 1H NMR spectrum of 1-chloro-4-methoxybenzene? तो हमें नंबर ऑफ पीक्स बतानी है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। नंबर ऑफ पीक्स जो होती हैं वो 1H NMR में और किसी भी NMR में जो नंबर ऑफ पीक्स होती हैं वो हमें कैसे पता चलती है कि कितने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट हाइड्रोजन्स और डिस्टिंक्ट प्रोटॉन्स 1H atoms, right। number of chemically distinct means जिनका environment different है, chemical environment different है, वो कितने number of हाइड्रोजन्स और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है जो कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो हमें देती है नंबर ऑफ पीक्स। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि 1-chloro-4-methoxybenzene, ये है हमारे पास बेंजीन 1 क्लोरो, राइट। और फोर्थ पोजीशन पे हमारे पास क्या है 1 2 3 4 मींस पैरा पोजीशन पे हमारे पास है मिथॉक्सी। मिथॉक्सी मींस OMe। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको एक्सपैंड करके लिखते हैं कि इसमें कितने कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है OCH3 और यहाँ पे हमारे पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है वो देखते हैं। तो ये जो तीनों प्रोटॉन्स है वो तो ए टाइप के हैं क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच्ड है। और ये वाले जो दो हैं वो सेम एनवायरनमेंट के हैं, तो ये होंगे बी। द रीजन बीइंग इज कि ये जो दोनों है ये ऑर्थो है विद रिस्पेक्ट टू OCH3 एंड मेटा है विद रिस्पेक्ट टू Cl, राइट। इसी तरह से ये जो दो प्रोटॉन्स हैं ये सी टाइप के प्रोटॉन्स है क्योंकि ये ऑर्थो है विद रिस्पेक्ट टू Cl एंड मेटा है विद रिस्पेक्ट टू दिस मेथॉक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे इस पूरे में हमारे पास थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। जितने थ्री टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स मींस थ्री टाइप्स ऑफ केमिकली डिस्टिंक्ट प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। इसका मतलब है हमारे पास जो नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगी वो भी हमें कितनी मिलेंगी, 3 मिलेंगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 3। तो हमें क्या करना है, हमें किसी भी कंपाउंड को जो भी हमें गिवन है उसको हमने एक्सपैंड करके लिखना है। जितने भी प्रोटॉन्स है उनको सबको ओपन करके लिखना है और देखना है कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। The next question states the depression and freezing point for 1 molar urea, 1 molar glucose and 1 molar NaCl are in the ratio. तो हमें इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट देखना है। क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, अगेन सबसे पहले हम हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट देखेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है सिर्फ। और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है कि डेल्टा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डेल्टा TF व्हिच इज इक्वल्स टू KF I KF M।
राइट, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का, जहां पे डेल्टा टी एफ इज अगेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड आई जो है वो है वांट होफ आई और आयोटा, यू कैन से दिस इज वांट होफ फैक्टर, वांट होफ फैक्टर। जो के एफ है वो हमारे पास क्या है, मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, राइट, और जो एम है वो है मोलैलिटी। नाउ इन दिस केस हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन तो सबकी सेम गिवन है, 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, और अगर हम के एफ की बात करें तो जो के एफ है विच इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दिस डिपेंड्स ऑन द सॉल्वेंट, दिस डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, और इन सब केसेस में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है, तो के एफ की वैल्यू भी जो है वो रहेगी कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ से और मोलालिटी और यू कैन से द कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन भी कांस्टेंट है, तो इस केस में जो डेल्टा टी एफ है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू आयोटा, मींस वांट होफ फैक्टर, राइट। और अगर मैं वांट होफ फैक्टर की बात करूं तो ये क्या होता है, ये होता है कि कितने नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म्ड, नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्पीशीज टेकन, नंबर ऑफ स्पीशीज टेकन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं NaCl की बात करूं तो NaCl को जब मैं वाटर में डालूंगी तो Na प्लस प्लस Cl माइनस देगा, यानी कि अगर मैं 1 मोल से स्टार्ट कर रही हूँ, 1 मोल ले रही हूँ, तो मुझे कितने मोल्स मिल रहे, 2 मोल स्पीशीज मिल रही है। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म्ड आर 2, नंबर ऑफ स्पीशीज टेकन आर 1, सो आई की वैल्यू होगी 2, राइट, फॉर NaCl। अगर मैं यूरिया की बात करूं तो जो यूरिया है हमारे पास वो होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि या तो ना तो ये डिसोसिएट होगा ना एसोसिएट होगा वाटर में जाके। सिमिलरली जो ग्लूकोज है वो भी हमारे पास कैसा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इनकी कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन कुछ नहीं होती है। तो इसका मतलब इन केसेस में जो आई है वो 1 है, जितने लिया हमने, मान लो इनिशियली जितना लेंगे, जितने स्पीशीज लेंगे उतनी ही सोल्यूशन में जाके बनेंगी। तो आई की वैल्यू 1 है फॉर ग्लूकोज एंड यूरिया। बेसिकली फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आयोटा की वैल्यू जो होती है वो होती है यूनिटी। लेकिन अगर हम बात करें NaCl की तो उस केस में आई की वैल्यू जो है वो 2 है फॉर NaCl, बिकॉज ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट एंड डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू आयोटा। तो हमारे पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो किस रेशो में होगा, अगर मैं बात करूं यूरिया रेशो ग्लूकोज रेशो NaCl, और किसकी रेशो हम ले रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की रेशो ले रहे हैं डेल्टा TF की, तो ये होगा 1:1:2। तो ये आ गई ना रेशियो, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1:1:2। ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के बारे में हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया और सोल्यूशन भी देख लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। The next question states the boiling point of carbon tetrachloride, which is CCl4, is 77 degrees centigrade, and the heat of vaporization is 31 kilojoule per mole. Kilojoule per mole. The vapor pressure of carbon tetrachloride at 25 degrees centigrade will be, और हमें ये 4 ऑप्शंस गिवन है। अगेन सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन इज, और उससे पहले हम डेटा की बात करते हैं कि हमें गिवन क्या है, ताकि हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो। डेटा हमें गिवन है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का दैट इज 77 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, 273 प्लस 77 दैट विल गिव अस 350 केल्विन। और अगर हम बात करें हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, दैट इज डेल्टा एच वेपोराइजेशन, दैट इज 31 किलोजूल पर मोल। और वेपर प्रेशर कार्बन टेट्राक्लोराइड का हमें निकालना है, प्रेशर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रेशर पे हमें, इस टेम्परेचर पे हमें निकालना है वेपर प्रेशर कार्बन टेट्राक्लोराइड का, मीन CCl4 का। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें, सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन पे क्वेश्चन बेस्ड है, which states कि natural log P2 by P1 is equals to delta H vaporization upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2। ये है हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इसको ध्यान से देखो, नेचुरल लॉग है P2 by P1, जो हमारे पास टेम्परेचर T1 है उस पे वेपर प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T2 पे वेपर प्रेशर P2 है, डेल्टा H वेपोराइजेशन जो है वो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है, और R सबको पता है ये गैस कांस्टेंट है, राइट। आर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। अब हम हमारे पास क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन में पता चल गया, हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है। बट नाउ द पॉइंट इज कि P2 P1 इस क्वेश्चन में क्या है, राइट। देखो हमारे पास ना बॉइलिंग पॉइंट गिवन है, और बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो जो लिक्विड है वो किस टेम्परेचर पे बॉइल कर रहा है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट की,
तो अगर मैं इसे T1 मान लूं बॉइलिंग पॉइंट को 350 केल्विन को, तो ये P1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। सिंस हमें एटीएम में आंसर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम एटीएम में लेंगे 1.01325 ATM। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कॉरेस्पॉन्डिंग ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। अगर मैं T2 की बात करूं, तो T2 मुझे गिवन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मींस 298 केल्विन, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे P2 फिगर आउट करना है। इस तरह से हमने डेटा लिख लिया, पहले क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमें सिर्फ इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्योंकि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही किसी भी सब्सटेंस को बॉइल करते हैं। अब हमें P2 निकालना है। इस क्वेश्चन में डेल्टा H वेपोराइजेशन सब कुछ गिवन है। नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज इन द क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, सो वी विल गेट नेचुरल लॉग P2 हमें फिगर आउट करना है, P1 हमें पता है 1.01325 ATM, तो हमारे पास P2 भी ATM में आएगा। डेल्टा H वेपोराइजेशन इज 31 किलो जूल, तो इसको जूल्स में कन्वर्ट करें तो 31,000 जूल पर मोल। क्यों हमने जूल में कन्वर्ट की, क्योंकि आर की वैल्यू जो है हमारे पास जूल में है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। और 1/T1, अब ये दोनों को T1 T2 जो है वो केल्विन में होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत। T1 हमारे पास क्या गिवन है, 350 केल्विन, 350 केल्विन, और T2 हमें गिवन है 298 केल्विन, और ओवरऑल ये जो आएगा 1/केल्विन मींस केल्विन इनवर्स आएगा। सारे यूनिट्स यहाँ से केल्विन कैंसिल हो जाएंगे, जूल से जूल, केल्विन से केल्विन, और परमोल से परमोल। तो यहाँ से हमारे पास जो P2 की वैल्यू आएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास P2 की वैल्यू होगी 0.156 ATM, ऑलमोस्ट, एक्चुअली 0.157 के क्लोज आती है, बट हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आती है इतनी। दैट मींस इफ यू लुक एट द ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। सोल्यूशन जो है वो कर सकते हो, क्योंकि नेचुरल लॉग को हटाने के लिए दोनों साइड पे एक्सपोनेंशियल ले लेना, e रेज़ टू द पावर ले लेना दोनों साइड्स पे, एंड देन यू विल गेट द आंसर, राइट। बेसिकली इस तरह से हम नेचुरल लॉग को हटा सकते हैं, राइट। सो नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question states maximum number of hydrogen bonds that a molecule of water can have, कि एक मॉलिक्यूल वाटर का कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है। तो देखो हमने ये वाटर मॉलिक्यूल को ले लिया कंसिडरेशन में, राइट, जिसको मैंने इस कलर से मार्क किया है, ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल है अंडर कंसिडरेशन। अब ये जो हाइड्रोजन है वो हमें पता ही होता है पार्शियल पॉजिटिव, और ये होता है हमारे पास 2 टाइम्स पार्शियली नेगेटिव। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव है, ये बॉन्ड किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इस वाटर के साथ, राइट। और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बनाएगा किसी और वाटर के साथ, क्योंकि इस पे पार्शियली पॉजिटिव है। और ये जो एक ऑक्सीजन है वो किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, राइट, जो कि पार्ट है वाटर मॉलिक्यूल का, राइट। और इसके बाद जो ये वाला, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल को लेट्स राइट इट दिस वे, कि ये है हाइड्रोजन, राइट, ये है हाइड्रोजन और ये है ऑक्सीजन। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज ये पार्शियली पॉजिटिव है, ये भी पार्शियली पॉजिटिव है, राइट। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जिसको मैंने यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया है, ये वाटर मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है, 1 2 3 4, राइट। तो हमारे पास मैक्सिमम कोई वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, मैक्सिमम। सो फॉर दिस क्वेश्चन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 पार्शियल नेगेटिव है, 2 पार्शियल नेगेटिव है, तो 2 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन, राइट। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। This question states कि arrange the following compounds in order of increasing intensity of infrared absorption by the double bond, assuming the same concentration and other conditions, कि सारी other conditions, concentration सब कुछ same है। इन तीनों में से कौन सा डबल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड C, कौन सा जो है वो ज्यादा इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि एब्जॉर्प्शन जो होती है ना, right, infrared absorption, or you can say intensity of infrared absorption is proportional to polarity of the bond, polarity of bond, कि बॉन्ड जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा वो इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो ये तो है क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन। नाउ गेट बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास एक C डबल बॉन्ड O है, ये हाईली पोलर है, दिस इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में है, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में है, तो सबसे ज्यादा पोलर होगा ये। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो सबसे ज्यादा IR को एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर ऑप्शंस को देखोगे तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, और हमने देखना है कि बी और सी में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम सेकंड और थर्ड को देखें, तो इसमें सेकंड को देखते हैं, यह CH3, C डबल बॉन्ड C, CH3,
CH3 एंड CH3। ये कैसा है? ये है नॉन पोलर, दिस इज नॉन पोलर। नॉन पोलर है तो इंफ्रारेड लाइट को सबसे कम और ना के बराबर ही एब्जॉर्ब करेगा, तो ये तो होगा एंड में, तो सेकंड होगा एंड में, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड होगा मिडल में। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में बी करेक्ट आंसर है। अगर अगर इसको भी देखो, अगर हम इसको भी देखें थर्ड को, तो यहाँ पे ये किस तरह से होगा? यहाँ पे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहूँ तो वो मुझे मिलेगी CH2 CH CH2, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। तो ये मेरे पास प्राइमरी कार्बन आयन है जो कि स्टेबल है, ये मेरे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है जो स्टिल स्टेबल है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बन आयन है, तो ये हमारे पास रेजोनेट, मतलब ये पोलैरिटी पॉसिबल है, ये पोलैरिटी जो है वो स्टेबल पोलैरिटी है, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो है ये फिर भी स्टिल ये पोलर है, जिसकी वजह से इंफ्रारेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, दो लेस देन कार्बोनिल बट स्टिल मोर देन दिस नॉन पोलर सब्सटेंस। अगर इसकी बात करें तो अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव रखूं, यहाँ पे नेगेटिव रखूं, तो मेरे पास जो कार्बन आयन है वो टर्शियरी कार्बन आयन है विच इज वेरी अनस्टेबल, राइट। तो इस वजह से ये इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये तो वैसे भी नॉन पोलर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा करेक्ट होगा बी, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ये था और एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। Now this last question states how many moles of BH3 are needed to react with 2 moles of 1-pentene, और हमें 4 options given है। Again, now let's talk about the concept first. ये question किस पे based है? Question based है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स पे, राइट। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स पे क्वेश्चन बेस्ड है। तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास एल्कीन विच इज 1-pentene। 1-pentene मीन्स 5 कार्बन एटम्स होंगे, 1 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1-pentene। और इसमें हमने डाला है BH3। अगर मैं BH3 की बात करूं तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं HBH2। यहाँ पे बोरोन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव आएगा। और क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो हमें कौन सी कंडीशन लगानी है, कौन सा रूल लगाना है? मार्कोवनिकोव रूल, विच स्टेट्स कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाता है? जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होते हैं, और पॉजिटिव पार्ट जाएगा दूसरे एटम पे क्रॉस से डबल बॉन्ड। और क्योंकि H और BH2 है, किस तरह से ऐड होते हैं? इनकी एडिशन होती है स्पिन एडिशन, सेम साइड से दोनों अटैक करते हैं। सो CH3 CH2 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 BH2, राइट। अब क्या होगा हमारे पास? हम दूसरा मॉलिक्यूल एल्कीन का लेंगे क्योंकि इसके पास स्टिल 2 हाइड्रोजन है। तो हम जब दूसरा एल्कीन लेंगे तो यहाँ पे देखो दूसरा CH3 CH2 डबल CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा एल्कीन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आएगा CH3 CH2 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 ट्वाइस BH। और अगर हम तीसरा एल्कीन लेंगे मींस थर्ड टाइम लेंगे, क्योंकि हम एल्कीन को जो है वो एक्सेस में लेते हैं, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन 1-pentene है, एक्सेस में लिया है। सो हमारे पास है CH3 CH2 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 थ्राइस B। अब इसकी अगर हम कर देंगे ऑक्सीडेशन, जो कि हमें नहीं गिवन, बट ये तो होगी हाइड्रोबोरेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो हम H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH लेते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं और हमें मिलते हैं अल्कोहल। किस तरह की अल्कोहल मिलेगी इस केस में? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। बट द पॉइंट इज कि हमने तीन मोल एल्कीन के यूज किए, 3 मोल एल्कीन के यूज किए और 1 मोल BH3 का यूज किया। 3 मोल एल्कीन्स चाहिए होते हैं फॉर 1 मोल BH3। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि हाइड्रोबोरेशन है, हाइड्रोबोरेशन में हमने क्या किया? 1 मोल BH3 का लिया, 3 मोल एल्कीन्स के लिए ये होते हैं हाइड्रोबोरेशन। द क्वेश्चन इज कि कितने मोल BH3 के चाहिए तो रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ एल्कीन और 2 मोल्स ऑफ पेंटीन। 3 मोल एल्कीन के लिए 1 चाहिए, तो 1 मोल एल्कीन के लिए कितने लगेंगे? 1 मोल एल्कीन के लिए लगेंगे 1/3 मोल्स ऑफ BH3, और 2 मोल एल्कीन के लिए 2 मोल्स ऑफ एल्कीन के लिए लगेंगे 2/3 मोल्स ऑफ BH3। ऑप्शन देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। सो फॉर दिस क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन की बात नहीं की, बट स्टिल मैंने यहाँ पे बता दी कि ऑक्सीडेशन के बाद प्राइमरी अल्कोहल्स मिलते हैं, और हाइड्रोबोरेशन की हमने बात कर ली है। सो दैट्स इट फॉर नाउ फॉर दिस टुडेज वीडियो। आई होप कि वीडियो क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।